हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि फोर्थ ईयर कर रहे हैं यानी सेमेस्टर सेवन्थ में, और आप लोग अगर सेमेस्टर सेवन्थ यानी फोर्थ ईयर पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, तो आप लोग के पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा जिसका नाम है इशू इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इशू इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी इशू इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के नाम से। वहाँ पे आपको लाइन वाइज वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। हिंदी मीडियम में मैं ही पढ़ाऊंगी, और सेम पीडीएफ आपको जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ ये इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बहुत में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप मुझे डीएम करिएगा, ठीक है, आपको मैं पर्सनली दे दूंगी। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी इट्स चौधरी 7065। ठीक है, चलिए हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड है कि सोशल एक्सक्लूशंस। इसमें हमें पढ़ना है कि इंक्लूजन्स, पढ़ना है पॉलिटिकल्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म एंड इमोशनल। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर सेकंड की क्या है। तो आधुनिक राजनीतिक में जब हम समानता की बात करते हैं, चाहे न्याय की बात करें, चाहे सम्मान की बात करें, ये सब क्या है? ये सब एक विचार है जो कि आदर्श नहीं है पूरी तरह से, बल्कि ये सामाजिक राजनीतिक संरचना के केंद्र में भी है। क्योंकि ये आदर्श के साथ साथ ये सब हम देखते हैं राजनीतिक और समाज से जुड़ा होता है, न्याय, सम्मान और समानता। भारत जैसे अगर हम विविधतापूर्ण वाले देश की बात करें, जहाँ अलग जाति, अलग धर्म, इतने सारे अलग बोलियां, इतने सारे लोग रहते हैं, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और क्षेत्रीय आयाम के तौर पर अगर हम देखें, तो सामाजिक बहिष्कार, जो सामाजिक जो बहिष्करण है यानी सोशल एक्सक्लूजन है, और समावेशन जो है इंक्लूजन, इसकी प्रक्रिया समाज के हर स्तर पर दिखाई देती है। हम देखते हैं भारतीय समाज में इतनी विविधता है, वहाँ जहाँ पे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हमें बहिष्कार भी, एक्सक्लूजन भी देखने को मिलता है और इंक्लूजन भी देखने को मिलता है। तो इसके समांतर समाज के सशक्तिकरण की राजनीति की अगर बात करें, पॉलिटिकल ऑफ एम्पावरमेंट, जिसमें नारीवाद या भावनाएं की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती है, जिसमें हम एम्पावर करने की किसको बात करते हैं? ज्यादा से ज्यादा कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जो न केवल असमानताओं को चुनौती देती है बल्कि न्यायपूर्ण समाज की भी मांग करती है या परिवर्तन की मांग करती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है कि सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन मीन्स सामाजिक बहिष्करण और समावेशन। कैसे हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज जाति, लिंग, धर्म, इन सब के दौर में बहिष्कार भी करता है लोगों को और मिलाता भी है अपने अंदर, समावेशन भी करता है। तो दोनों को ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अवधारणा जानते हैं सोशल इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन का अर्थ क्या होता है? यानी सामाजिक बहिष्करण, यानी बहिष्कार करना समाज से किसी को। उसका मतलब क्या होता है? कुछ व्यक्ति कह सकते हो या कोई समूह, जो कि समाज का कोई समूह हो, मान लो कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई समूह, लिंग के नाम पे या क्षेत्रीय नाम पे, तो ये संसाधन और अवसरों से अलग रखना। यानी किसी आपके समाज का कोई ऐसा वर्ग, ऐसा समूह जिसे आप अपने संसाधन से दूर रख रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो? इसको आप समाज से दूर कर रहे हो, यानी इसका आप सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हो। मीन्स मान लो कोई अल्पसंख्यक लोग है, कोई लिंग के आधार पर, जैसे कोई महिला है या कोई बच्चे या कोई ऐसा समाज का हमारा वर्ग है जिसको हम नहीं देख रहे हैं। इससे पहले होता था ना, छुआछूत होता था, तो कहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब के पैसे ज्यादा पोस्ट होती थी, और जो शूद्र होते थे उनको क्या करा जाता था? सोशल एक्सक्लूजन, यानी समाज से बहिष्कार किया जाता था। जो ज्यादा से ज्यादा संसाधन है उन तक नहीं पहुंच पाता था। तो आज भी ऐसी चीज बनी है। तो ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर रूप में हो सकता है। यानी इस आर्थिक तौर पे भी हम किसी का बहिष्कार कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और सांस्कृतिक तौर पे भी। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो भारत में दलित की बात करते हैं हम, जब आदिवासी या महिला की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं जो संख्या में बहुत ज्यादा कम है, तो हम क्या कहते हैं? हम उसको बहिष्कार ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये सोशल एक्सक्लूजन हो गया, जिसमें हम उसको समाज के संसाधनों से वंचित रखते हैं।
तो सोशल इंक्लूजन क्या होता है, अब इसको जानते हैं। अभी तक हम जान रहे थे सोशल एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार करना समाज से किसी को, अब हम जान रहे हैं समाज में किसी को मिलाना। ये बिल्कुल उसके विपरीत होता है इंक्लूजन यानी मिलाना। इसके विपरीत उन सभी प्रयासों के माध्यम से क्या करा जाता है, बहिष्कृत जो समूह है, समाज है, उसको मुख्य धारा में लाया जाता है। जैसे कि शिक्षा के माध्यम से, अगर कोई बहिष्कृत समाज है, सोशल एक्सक्लूजन किसी के साथ हो रहा है, तो वो पढ़ लिख के क्या करेगा, वापस अपना इंक्लूजन यानी अपना समावेशन कर सकेगा समाज में। स्वास्थ्य से, रोजगार से, जब उसके पास पैसा आएगा, राजनीतिक में उसका प्रतिनिधित्व होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छा होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं। तो महिलाओं को पहले क्या करा गया था, सोशल एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार किया गया था, जब ज्यादा शिक्षा नहीं थी उनके पास, ज्यादा रोजगार नहीं था, प्रतिनिधित्व नहीं था। पर आज क्या हो रहा है, उनका इंक्लूजन हो रहा है, मीन्स उनका समावेशन हो रहा है। आज हम देख रहे हैं शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, और जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व, उसमें भी ज्यादा आरक्षण भी मिल रहे हैं उन्हें और ज्यादा प्रतिनिधित्व भी कर रही है। तो इसको हम कहते हैं सोशल इंक्लूजन। ठीक है, आई होप आपको समझ रहे हो। अब हम जानते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किसका, इंक्लूजन का और एक्सक्लूजन का, सोशल। ठीक है, तो भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्करण का सबसे प्रमुख जो रूप है वो जाति व्यवस्था ही रही है। अगर हम पूरे समाज में देखें अपने हिस्ट्री में, तो हम क्या देखने को मिलता है, क्यों समाज ने किसी समाज को बहिष्कृत किया, एक्सक्लूजन किया। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन। तो हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं हमारे भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था ने कराई है, जाति व्यवस्था ने, जिसमें शूद्रों को और नीची जाति वाले लोगों को समाज से बहिष्कृत किया गया। तो ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक नीतियों ने इसे और भी ज्यादा क्या कर दिया, मजबूत कर दिया था। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, संविधान ने इन सभी चीजों को खत्म करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे जो नेता थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अनुच्छेद 15 से 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत के विरुद्ध एक आर्टिकल बनाया, जिसमें उनको सजा मिलेगी अगर कोई किसी सामाजिक लोगों के साथ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के आधार पे भेदभाव करेगा तो। और इनको आरक्षण नीति भी दी गई, जिससे इनकी भागीदारी, इनकी रिप्रेजेंटेटिव, इनके ज्यादा से ज्यादा समाज में बढ़े, यानी इंक्लूजन इनका ज्यादा हो समाज में। शिक्षा का अधिकार इसके उदाहरण है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने इस समानता और स्वतंत्रता के मार्ग से सबसे बड़ी बाधा बताया है। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता के मार्ग में अगर कोई बाधा आती है तो वो सोशल एक्सक्लूजन ही होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो अब हम जानते हैं कि सामाजिक बहिष्करण के क्या क्या आयाम है, यानी सोशल एक्सक्लूजन के क्या क्या डायमेंशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आर्थिक बहिष्करण भी होता है समाज में। पहला डायमेंशन ये होता है कि आर्थिक तौर पे हम किसी व्यक्ति को बहिष्कार करते हैं, किसी का एक्सक्लूजन करते हैं। मीन्स समाज है, और समाज में जो गरीब लोग होते हैं, बेरोजगार लोग जो होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती है, संपत्ति नहीं होती है, पूंजी नहीं होती, उन सभी लोगों का समाज में कम नियंत्रण होता है। तो समाज क्या करता है, जो अमीर तबका वर्ग होता है, जिसके पास सारे संसाधन होते हैं, वो इन लोगों का क्या करता है, आर्थिक बहिष्करण करता है, यानी इकोनॉमिकली क्या करता है, एक्सक्लूजन करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, राजनीतिक बहिष्करण। राजनीतिक बहिष्करण क्या होता है कि पॉलिटिकली एक्सक्लूजन करना किसी चीज को, मतलब निर्णय निर्माण प्रक्रिया से बाहर रखना किसी को। पहले क्या होता था कि वुमेन्स की ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं थी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। तो एक तरफ से कह सकते हो कि राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कम योगदान था। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे कि जो दलित वर्ग था, जो निचला वर्ग था, उनको ज्यादा अधिकार नहीं था पदों पे बैठने का। तो कह सकते हो कि उनके भी निर्णय निर्माण में प्रक्रियाओं में उनको बाहर रखा गया। आई होप आपको समझ आया हो। तीसरा होता है शैक्षिक बहिष्करण। शैक्षिक बहिष्करण क्या होता है? शैक्षिक बहिष्करण का मतलब होता है कि गुणात्मक शिक्षा तक पहुंच का अभाव, यानी समाज में जो जो क्वालिटी एजुकेशन होती है उसको ना पहुंचाना लोगों तक, उसको बहिष्कृत करना। जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलित लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, एजुकेशनली हम उसका एक्सक्लूजन कर रहे थे उन लोगों का। ठीक है, वही चौथा है सांस्कृतिक बहिष्करण। सांस्कृतिक बहिष्करण क्या होता है कि प्रतीकों, भाषा और पहचानों में भेदभाव करना। जब हम कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम जब कहते हैं कि हम इस भाषा को अपनाएंगे, हम जब कहते हैं कि हमारी पहचान ये है, जैसे कि, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अच्छा बताते हैं और दूसरे को बहिष्कृत करते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई, उत्तर भारत दक्षिण भारत की लड़ाई हो गई, भाषा की लड़ाई होती है ना, वैसे लिंग आधारित जो भेदभाव होता है, तो ये सब भेदभाव सांस्कृतिक अधिक बहिष्करण में आता है। ठीक है, तो कल्चर के तौर पे हम एक्सक्लूजन करते हैं किसी का। ठीक है, आई होप आपको डायमेंशन अच्छी तरह से समझ आया हो सोशल एक्सक्लूजन का।
अब हम जानते हैं इंक्लूजन की नीतियां क्या है, यानी पॉलिसीज फॉर इंक्लूजन। अगर हमें समाज में किसी को का समावेशन करना है, किसी को समाज में ऊंचा करना है जो पहले नीचे था, तो उसको कैसे किया जाए, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको आरक्षण दे सकते हैं, यानी रिजर्वेशन की पॉलिसी। तो आरक्षण की नीति, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे समाज में, जैसे कि अनुसूचित जाति थी, जनजाति थी, पिछड़ा वर्ग थी और महिलाएं थी, इनको सोशल एक्सक्लूजन इनका होता था, यानी समाज से इनको बहिष्कृत किया गया था, जिसमें इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, इनको समाज में प्रतिनिधित्व ज्यादा राजनीतिक में नहीं थी, है ना। तो क्या किया गया, रिजर्वेशन के द्वारा इनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या चीज हो सकता है, मंडल आयोग था। 1980 में सामाजिक न्याय का मील पत्थर साबित हुआ। मंडल आयोग एक आयोग था जो कि जातिगत आधारित बनाया गया था, जिसमें जो एससी लोग होते थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, और उन लोगों के साथ जो भेदभाव हुई थी उसको कम करने के लिए, और कि एससी प्रतिनिधित्व भी समाज में हो, इसके लिए ये आयोग बनाया गया था। तो ये भी एक इंक्लूजन का तरीका होता है, कोई आयोग बना के। और तीसरा ये हो सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं बनाई गई, जैसे कि एसएसए, मिड डे मील जैसी जो नीति थी, आयुष्मान भारत। ये सारी चीजें क्या करती है, मिड डे मील ने गरीब बच्चों तक को खाना पहुंचाया, जिससे उनकी स्वास्थ्य अच्छी हुई, शिक्षाएं अच्छी हुई, ठीक है। आयुष्मान भारत, जिससे उनको फ्री मेडिकल मिलने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा समाज है, उसका इंक्लूजन हो रहा है, उसका समाज में समावेशन हो रहा है। चौथा क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना, यानी मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं, पीएम किसान योजना है, जो जनधन योजना है, ये सारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनाई गई है। और गरीब लोग क्या थे, समाज के पिछड़े लोग थे, यानी सोशल एक्सक्लूजन वाले लोग थे, जिनको समाज से पिछड़ाया गया था। अब उनको कैसे समाज में मिलाया जाए, उनकी भी स्थिति को कैसे बेहतर करा जाए, यानी उनको इंक्लूजन कैसे किया जाए, सोशल इंक्लूजन। तो इसके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाती है, जैसे कि मनरेगा, पीएम किसान योजना, जनधन योजना, उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री निवास योजना। तो ये सारी योजनाएं क्या करती है, ये सब एक जो पिछड़ा वर्ग होता है उसका इंक्लूजन करती है समाज में। तो इन पहलों ने सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को तेज किया, परंतु अभी भी समाज में असमानता फैली हुई है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड में हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है पॉलिटिकल ऑफ एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की राजनीति। ये बहुत राजनीतिक होती है कि सशक्त करे, इस समाज को सशक्त करे, इस लिंग को सशक्त करे। तो ये एक मुद्दा है पॉलिटिकल का, बहुत जो कि हमेशा गर्म रहता है। तो हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट क्या है, इसका अर्थ जानते हैं, मीनिंग। तो एम्पावरमेंट का मतलब ये आप सबको पता है, किसी व्यक्ति या किसी समूह को निर्णय में स्वयं लेने की शक्ति देना, यही एम्पावरमेंट कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति या कोई समूह अगर वो खुद अपना निर्णय ले रहा है, तो हम कहते हैं कि वो एम्पावरमेंट, वो सशक्त है अपने फैसले लेने में, ठीक है। तो राजनीतिक में इसका अर्थ क्या हो जाता है कि समाज के कमजोर जो वर्ग है, जैसे कि दलित वर्ग, चाहे महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक लोग, चाहे आदिवासी लोग, इनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्ति प्रदान करना, जिनसे ये भी अपने फैसले ले सके, अपने आप को सशक्त बना सके, अपने आप को समाज में बराबर का दर्जा दिला सके। तो ऐतिहासिक विकास, अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, हम एम्पावरमेंट की, पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट की, तो भारत में अगर सशक्तिकरण की राजनीति की शुरुआत जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हो गई थी, जब गांधी जी, नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अंबेडकर जैसे नेताओं ने जन भागीदारी और समानता को प्राथमिकता दी थी। क्योंकि इन्होंने जब स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, तो इन्होंने दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, महिलाएं, सबको भागीदारी ली थी, और सबकी भागीदारी से इनको प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन किया था, जिसमें किसी से भेदभाव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सबको सशक्त बनाने की कोशिश की। तो अब हम जानते हैं स्वतंत्रता के बाद संविधान ने इसे संवैधानिक रूप से कैसे इन लोगों को सशक्त बनाया। तो आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, जिससे अगर समाज का कोई ऐसा वर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे वो दलित वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, उनके साथ जो सोशल इंक्लूजन हुआ था, एक्सक्लूजन हुआ था, तो इससे उनका इंक्लूजन हो, इस पर फोकस किया गया और उनको सशक्त बनाने का काम किया। क्यों? क्योंकि समानता होगी तो सशक्त होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी पाएंगे, तो सशक्त होंगे, खुद निर्णय लेने में सक्रिय होंगे। दूसरा अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो समाज के हर वर्ग, हर लिंग, हर जाति, हर धर्म के लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है, जिससे वो अपने धर्म, अपने जाति, अपने लिंग के अंदर में रहते हुए क्या कर सकते हैं, अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। और सशक्त का मतलब ही होता है कि अपनी बातों को रखना और अपने स्वयं के निर्णय स्वयं से लेना। और अनुच्छेद 46 भी इस बात को प्रूव करता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को शैक्षिक और आर्थिक हितों की उनकी रक्षा की जाए, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, यानी एससी जो एसटी जो लोग हैं, ये अपने आप को क्या कर सके, एम्पावरमेंट कर सके, सशक्त कर सकते, पढ़े लिखे बना सके, अपने स्वयं के निर्णय ले सके और भागीदारी इनकी भी हो। अब हम जानते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण के उपकरण कौन कौन से, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट।
तो आरक्षण प्रणाली पहला इसका उपकरण होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे राजनीतिक हम सशक्तिकरण कर सकते हैं। हम आरक्षण के माध्यम से, जैसे कि भारत में पंचायती राज नगर पालिकाओं में महिलाओं को और एसटी एससी के लोगों को 33% आरक्षण मिला है। जब भी पंचायती राज या नगर पालिका का चुनाव होता है, तो उसमें जो 33% सीट है वो आरक्षित होती है महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ती है और महिलाएं सशक्त होती हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों में प्रतिनिधित्व, जैसे कि बीएसपी, आरजेडी, डीएमके और एसपी, ये सब कौन सी पार्टी है? ये सब जातिगत पार्टी है। तो ये सब जातिगत पार्टी ने दल सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतीक बने हैं। तो इनको भी आरक्षण मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इनको आरक्षण मिला है क्योंकि नीचे वाली जाति से आते थे, ठीक है, एससी ओबीसी इन सब में से आते थे, तो इनको आरक्षण दिया गया है। इससे भी ये सशक्त हो रही है ये राजनीतिक पार्टी। सिविल सोसाइटी और एनजीओ की भूमिका भी इसमें रहती है। सेवा प्रदान और मजूदर किसान शक्ति संस्थान, ये सारी संस्थानें भी क्या कर रही है? महिलाओं को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। अब हम जानते हैं एम्पावरमेंट के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, सोशल आउटकम्स इसके क्या निकलते हैं। जब किसी को हम एम्पावरमेंट करते हैं, किसी को हम सशक्त बनाते हैं, तो उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, आउटकम्स क्या निकलते हैं। तो दलित और महिला वर्ग की भागीदारी बढ़ी है, किससे? सशक्त बनाने से महिलाओं की। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर शासन में जनता की भूमिका सशक्त हुई है। तीसरा, आरक्षण से सामाजिक प्रतिनिधित्व में सुधार आया है, महिलाएं भी आई हैं, अब दलित भी आए हैं, तो मतलब कह सकते हैं समाज का हर वर्ग अब शासन कर रहा है। लेकिन आलोचक अभी भी ये कहते हैं कि सशक्तिकरण अभी भी प्रतीकात्मक है, क्योंकि आर्थिक असमानता और पितृसत्ता जैसी संरचनाएं अभी भी बनी हुई है। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण हो गई, 33% आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है, जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया और महिला सीट पे बैठी है, ठीक है, पंचायती राज के। पर आज भी क्या होता है कि सीट पे तो उन्हें बिठा देते हैं चुनाव जीतने के लिए, एक प्रतीक के रूप में कि महिला खड़ी है, पर उसको उस शासन को चला रहा होता है उसका पति या उसके जो लोग होते हैं, यानी जो पुरुष प्रधान होते हैं। तो प्रतिसत्ता आज भी हमें देखने को मिलती है और असमानता, जैसे कि ये आज भी हमें बहुत ज्यादा समाज में देखने को मिलती है, ठीक। अब हम जानते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड का भाग नंबर 3 में क्या है। इसमें हमें फेमिनिज्म के बारे में एंड इमोशंस के बारे में पढ़ना है, यानी नारीवाद और भावनाएं के बारे में। तो नारीवाद का परिचय, नारीवाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टू फेमिनिज्म हम जानते हैं। तो फेमिनिज्म वह विचारधारा है जो समाज में लिंग असमानता को और महिला के प्रति न्याय की मांग करती है। तो क्या मांग करती है फेमिनिज्म की, क्या विचारधारा है, क्या है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म कहती है कि समाज में सभी लिंग को बराबर अधिकार मिले और महिलाओं को भी न्याय मिले, यही मांग करती है, यही फेमिनिज्म है। नारीत्व केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यह समाज की पूरी संरचना, चाहे परिवार हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, उन सभी सवालों पे सवाल उठाता है समानता की। तो नारीवाद के प्रमुख स्वरूप क्या होते हैं, मेजर फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म? तो लिबरल फेमिनिज्म होता है जिसमें समान अधिकार की मांग की जाती है, ठीक है, जैसे कि मैरी जो थी वो और जे स्मिथ, ये लिबरल फेमिनिज्म के सपोर्टर थे। इन्होंने कहा है कि समाज में जितने भी वर्ग, जितने भी है लोग, उनको लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, तो लिबरल फेमिनिज्म कहलाता है ये। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है? रेडिकल फेमिनिज्म होता है कि पितृसत्ता को मूल समस्या मानते हैं ये लोग, रेडिकल फेमिनिज्म वाले, जो जिसमें सिमोन दे बिहेवियर जो है ये इनके सपोर्टर थे। ये कहते हैं कि पितृसत्तात्मक जो समाज है जिसमें पुरुष की संपत्ति, मतलब पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है और ऐसे हमें पितृसत्तात्मक दिखते हैं, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। तीसरा होता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, यानी वर्ग और लिंग के द्वंद पर केंद्रित होता है, यानी वर्ग के आधार पर और लिंग के आधार पर अगर किसी से भेदभाव हो रहा है तो ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म वाले इसके सपोर्टर होते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, यानी पोस्ट मॉडर्न, आज के तौर पर अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो विविध अनुभव और पहचान को महत्व देने की बात करते हैं फेमिनिज्म। अब हम जानते हैं इमोशंस, तो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण क्या है, यानी इमोशन और फेमिनिस्ट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पारंपरिक राजनीतिक में भावना यानी इमोशंस को कमजोरी माना गया था। महिलाओं को कैसे देखा जाता था? इमोशनल होती है, भावना होती है इनमें, तो इसलिए इनको हमेशा से कमजोर माना गया। परंतु जो फेमिनिस्ट थिंकर्स ने बताया कि भावनाएं राजनीतिक में जरूरी होती है, क्योंकि अभी तक हम देखते थे जितने भी समाज के फैसले हैं वो कौन लेता था? पुरुष लेता था, ठीक है, कोई भी महिला नहीं लेती थी, जिसमें भावना का अभाव होता था। तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि इमोशनल राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर हम इमोशनल नहीं होगा तो पूरी दुनिया लड़ाई करेगी, युद्ध करेगी। तो एक वुमेन पर्सपेक्टिव यानी इमोशनल पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राजनीतिक में। तो उदाहरण के लिए क्रोध यानी एंगर अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का रूप ले लेता है। पर करुणा की अगर बात करें हम, कंपैशन की, तो सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक बनता है ये करुणा।
तो इसलिए हमें जो है इमोशनल होना चाहिए पॉलिटिकल में हल्का। तो संवेदना, एम्पैथी लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी है। तो मार्थन जो संभव है और सारा अहमद जैसी विचारक महिलाओं की भावना को ज्ञान का स्रोत मानती है। ये लोग कहती है कि जो भावना है ना, ये ज्ञान का स्रोत है, क्योंकि भावनाओं में गलत फैसले ज्यादा नहीं लिए जाते हैं पॉलिटिकली। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम नारीवाद और भावनाओं को देखें तो कैसे हैं, तो भारत में नारीवादी आंदोलन ने कई चरणों में विकास किया है। पहला भारत में नारीवादी आंदोलन 1940 से 1960 में हुआ था, जिसमें सुधार आंदोलन हुए थे। आपको पता है, दयानंद सरस्वती, अ, बाल गंगाधर तिलक, है ना, इन स्वामी विवेकानंद, इन लोग के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ क्या करी जा रही थी, आवाज उठाई जा रही थी समाज में, जिसको हम सुधार आंदोलन कहते थे। तो ये पहला चरण था भारत में। दूसरा चरण भारत में 1970 से 1980 के बीच समान वेतन, दहेज विरोध और कार्यस्थल में समान सुरक्षा महिलाएं की हो, इसके लिए आंदोलन हुआ। और तीसरा आंदोलन नारीवादी भारत में 1990 के बाद देखने को मिलता है, जिसमें लैंगिक समानता की बात आती है, भावनात्मक श्रम की बात आती है, ठीक है, और पहचान की राजनीति की बात आती है, जिसमें महिलाओं की भी प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, इसकी बात होती है। तो महिलाओं ने भावनाओं को सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़ा, जैसे कि निर्भया मूवमेंट्स ने करुणा और क्रोध दोनों को राजनीतिक आंदोलनों में बदला। तो ये सारे एग्जाम्पल है कि इमोशनल्स भी राजनीतिक में जरूरी होते हैं। अब हम जानते हैं हमारी यूनिट का 4 टॉपिक क्या है। 4 टॉपिक है कि तीनों अवधारणाओं का आपसी संबंध देखते हैं हम, कैसे एक दूसरे से ये इंटर रिलेशंस है, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की बात करें, यानी सामाजिक बहिष्करण और समावेशन की बात करें, तो समाज की संरचना को बदलने का प्रयास करता है। सोशल इंक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्करण, समाज से किसी वर्ग, किसी समूह को बाहर निकालता है, भेदभाव करता है। और वही सोशल इंक्लूजन समाज के बहिष्कृत व्यक्तियों को आरक्षण के माध्यम से, योजना के माध्यम से समाज में सशक्त बनाने का काम करता है। वही दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट उस परिवर्तन को संस्थागत और राजनीतिक रूप देता है, यानी जब समाज में एक्सक्लूजन लोगों का, बहिष्करण लोगों का इंक्लूजन होता है, समावेशन होता है, तो उससे समाज में सशक्त होते हैं वो लोग। तो सशक्त होते हैं तो वो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और समाज में भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पॉलिटिकल में भी एम्पावरमेंट होता है। तीसरा फेमिनिज्म एंड इमोशन, इन दोनों प्रक्रियाओं में मानवीय और संवेदना को जोड़ के हमें देखना चाहिए। जब हम इन सब चीजों को, राजनीतिक को एक फेमिनिस्ट नजरिए से देखेंगे, इमोशनल नजरिए से देखेंगे, तो लड़ाई झगड़े कम होंगे और एक नया पर्सपेक्टिव समाज को देखने का मिलेगा। तो तीनों मिलाकर समावेशी लोकतंत्र की नींव रखते हैं, जहाँ समानता केवल कानून में नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में है, इसकी बात करते हैं। तो हमने पूरे यूनिट्स में ओवरऑल क्या पढ़ा उसको हम जानते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक में सामाजिक न्याय का अर्थ केवल आरक्षण या नीति तक सीमित नहीं है। मतलब आज की राजनीतिक में हम कहेंगे कि भाई समाज को हमें न्याय दिलाना है, महिलाओं को न्याय दिलाना है, दलित को न्याय दिलाना है, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक को न्याय दिलाना है, तो इनको आरक्षण दे दो या इनके लिए कोई नीति बना दो तो ये लोग सशक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति की पहचान है, एक सम्मान है और एक भावना सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सोशल इंक्लूजन यानी समाज में जो पिछड़े वर्ग है उनका समावेशन करना, उनको सशक्त बनाना, एम्पावरमेंट करना, उनको फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, उनको नारीवादी दृष्टिकोण से, समानता के नजरियों से देखना, ये तीनों को मिलाकर एक लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं हम, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सके, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग और किसी भी वर्ग का हो, अवसर उसको समान हो और समानता का उसको हक मिले और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। भारत में यह यात्रा अभी भी जारी है, ठीक है, मतलब अभी भी हम इसके दौड़ में हैं, लेकिन इसका हर कदम सामाजिक न्याय, समानता, संवेदना पर आधारित है और मानवीय राजनीति की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। तो आई होप यहाँ पे होता ही पूरा आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। सो अच्छे से आपको यूनिट नंबर 2 इशू इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का समझ आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए। सो धन्यवाद।